तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे छोटे प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए सेशन के साथ आपका सभी का आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो आज जो हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, जो सीरीज हमने चालू कर रखी थी बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स पार्ट फर्स्ट, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की। तो उसमें अपने इस हॉर्टिकल्चर जो चल रहा था, आपका फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो चल रहा था, उसका 7 लेक्चर हम कर लिए थे। आज अपनी 8वीं क्लास और टॉपिक अपना कौन सा है, ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। ऑर्चार्ड क्या होता है, बगीचा, और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है बगीचे का अगर अपन निर्माण कर रहे हैं तो कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस रहेगा शुरू से। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है और इससे एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए आज की क्लास अपन। टॉपिक नंबर 8। तो ये आपका है सिलेबस। सिलेबस में आपके इससे पहले मैंने 7 टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं। इससे पहले 7 टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जिन्होंने पहले तो जाके 7 टॉपिक नहीं देखे हैं या 7वां टॉपिक नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, क्योंकि वो जब देखोगे तो इससे आगे 8वां आपके समझ में आएगा। टोटल आपके 13 टॉपिक हैं। तो कैसे भी करके अपन दिवाली से पहले पहले 13 टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर देंगे। प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा 13 टॉपिक्स की। आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो, प्लस जो गेस पेपर है वो, पिछले जो सालों के पेपरों के सॉल्यूशन है वो, और एक स्पेशल जो है कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनका भी एक सीरीज टॉपिक वाइज हम कर देंगे। और जब अपने ये 14 से 15 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब अपना सिलेबस, तो उसके बाद में अपन रखेंगे एक मैराथन क्लास, 3 से 3.5 घंटे की क्लास, जिसमें पूरे 13 टॉपिक्स का निचोड़, इनकी समरी अपन देंगे, ताकि हॉर्टिकल्चर का सबसे बेस्ट आप कर सको, आपके फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो और इन फ्यूचर आपको कभी भी उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन। तो जिन भाइयों ने अभी तक जाके नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स देख लो जाके। और मैथ की भी पूरी क्लासेस हो गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं मैं अब करवा रहा हूँ कंटिन्यूस, तो वो भी आप चेकआउट करो, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह अभी कुछ दिक्कत से, टेक्निकल इशू की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों के पास क्लासेस का। तो आप डेली उसको अपडेट जो करता हूँ मैं उसको चेकआउट करते रहा करो कि कुछ नया अपलोड हुआ होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बात करने वाला हूँ। पहले इंग्लिश में अपन पढ़ेंगे, जो टर्मिनोलॉजी आपकी है, जो बेसिक्स जो आपके हैं, जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसको अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी उड़ान बहुत ऊंची है। अपने आगे तक अगर आपको जाना है तो इंग्लिश का साथ आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी जिनको हिंदी में प्योर हिंदी चाहिए तो वो भी पुरानी एक प्लेलिस्ट है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उसमें प्योर हिंदी में पहले ऑलरेडी करवाया हुआ है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। ऑर्चार्ड का मतलब होता है बगीचा, सबको पता है इतना सा, हॉर्टिकल्चर पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले के जितने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी बगीचे को लगाने से पहले की, वो सारी हमने पढ़ ली थी। अब बगीचा लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या अपने को चाहिए एस्टेब्लिशमेंट में। सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ साइट। आपके पास सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि बगीचा बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, या बगीचा बनाने की जो प्रोसेस है, जो कार्यशैली है, उसमें सबसे पहला चरण कौन सा है, या बगीचा बनाने की जो ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट है, इसको विवरण में समझाइए। 15 नंबर का आपके ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको कैसे लिख के आना है कि बगीचा बनाने के निम्न चरण है, ठीक है। ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश्ड में जो है बगीचे बनाने के निम्न चरण हो सकते हैं या निम्न स्टेप्स इसमें है। फर्स्ट स्टेप क्या आती है, सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट में अपन क्या क्या देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ साइट का मतलब स्थान का चुनाव। क्या है, स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव मैं जब पूरा टॉपिक ये आपको करवा दूंगा, इसके बाद में ये बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है और आपको लिखना कैसे है, क्या आप आंसर दोगे, क्योंकि यहाँ से कंफर्म है एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है 15 नंबर का, जो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके, ठीक है। पहली चीज, आप स्थान का चुनाव, इस टॉपिक को अपन मेरा पढ़ाने का यही है कि रटना नहीं है, अपने को प्रैक्टिकली चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे तो बात बगीचे की हो रही है। अगर अपन बगीचे की ना करके सीधी सी अगर बात करें, अपन तो चलो ठीक है पढ़े लिखे आदमी, अगर अनपढ़ आदमियों की अगर अपन बात करते हैं, कोई भी चीज वो शुरू कर रहे हैं, लाइक अपने परिवार से ही बात करते हैं, अपने दादाजी वगैरह हैं जो पढ़े हुए नहीं है उतने, पर सपोज दैट आपकी शादी है, आपकी शादी उन्होंने कंफर्म कर दी है, तो सबसे पहले ये आता है दिमाग में कि ठीक है राहुल मोना जो भी है सोना, इसकी शादी तो है, पर टेंट कहाँ लगाएंगे, कौन से खेत में लगाना है या कौन सा गार्डन करना है। सबसे पहली चीज ये आती है कि टेंट कहाँ लगाएंगे, मतलब स्थान का चुनाव कहाँ, तो बगीचा कहाँ लगाएंगे। सबसे पहली चीज आती है अपने पास सिलेक्शन ऑफ साइट। भाई कोई चीज कर रहे हैं, देखो बगीचा ऐसे तो है नहीं आज लगाए कल फूल लगे परसों हटा दिए, लंबे टाइम तक
लंबे टाइम तक उसकी प्रोसेस रहने वाली है, 30 साल 35 साल 40 साल उसमें लग सकते हैं, 50 साल वो रहेगा। तो बहुत सोच समझ के पूरी चीज़ों का ध्यान रख के ही अपन बगीचे का जो साइट है उसका चुनाव करते हैं। तो अब मैं जगह का चुनाव कर रहे हैं आपके दादाजी आपकी शादी के लिए टेंट का, तो वो देखेंगे कि टेंट घर से ज़्यादा दूर भी ना हो, ठीक है, रिश्तेदार जो लोग आ रहे हैं वो भी जल्दी से पहुंच जाए, जो रसोई का अपना सामान है वो भी ले जाने में वहाँ दिक्कत नहीं हो, जिमाने वगैरह में, ठीक है, मेहमान आ रहे हैं उनको भी बैठने में दिक्कत नहीं हो, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा धूप भी ना हो, पेड़ों की छाया हो अच्छी खासी, सारी चीज़ चेक करके फिर ही तो लगाते हैं। तो अपन बगीचे की बात कर रहे हैं, शादी की बात नहीं कर रहे हैं, शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है ना, तो जिमणे इमणे जो चल रहे हैं बराबर डाइट लेनी है, अच्छे से बॉडी बनानी है, ठीक है। पहला है अपना सिलेक्शन ऑफ साइट, स्थान का चुनाव। अब बगीचे के लिए अपन स्थान का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अपने पास क्या चीजें हैं, अपन देखेंगे क्लाइमेट, क्या देखेंगे, जलवायु, वहां की जलवायु या अपन कह सकते हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में अपन क्या देखेंगे, भाई यार मेरे को राजस्थान में अगर बगीचा लगाना है तो मेरे को राजस्थान की सबसे पहले क्लाइमेट देखनी है, कौन सी है, ट्रॉपिकल है सब ट्रॉपिकल है कौन सी है। चलो ठीक है, राजस्थान की सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मेरे हो गई। अब ये है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो मैं सब ट्रॉपिकल में आपके टेम्परेट वाला सेम तो लगा ही नहीं सकता ना, यहाँ पे नहीं लगेगा ना। तो क्लाइमेट सबसे महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट अपन पहले ऑब्जर्व करेंगे कि यार यहाँ पे वातावरण कैसा रहता है, यहाँ का मौसम कैसा रहता है, फिर अपन उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने स्थान पे, जो स्थान का हमने चुनाव किया है उस स्थान पे मौसम के अकॉर्डिंग कौन सा फ्रूट है, कौन सा फल वृक्ष है ऐसा जो बहुत ज़्यादा मतलब उसके प्रति आराम से सेंसिटिव वो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, या अच्छा रिजल्ट उसमें दे सकता है, या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उससे मैच करती है। भाई क्लाइमेट जो पौधे की जो रिक्वायरमेंट है वो क्लाइमेट से मैच करती है तो वैसा पौधा उठाएंगे। लाइक अपन राजस्थान की अगर बात करें तो जैसे मैंने लिया अनार या आंवला, अनार या आंवले का मैंने बगीचा लगाना है तो मैंने क्लाइमेट देखी सबसे पहले कि यार ये मैं आंवला तो लगा रहा हूँ पर आंवले के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होता है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट के बाद में अपन देखेंगे सोइल, मृदा। अब ये मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझा रहा हूँ, आपकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप वहाँ पे इस पेज, इस जो यहाँ तक मैं समझाऊंगा ना इसमें पूरा एक पेज भरना है आपको। वो कैसे पेज भरेगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले एक बार जो शब्द हैं उनको अपन समझ लेते हैं कि भाई मेरे को बगीचा लगाना था। सबसे पहले बगीचा लगाने की विधियां जो है वो तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले बताओ स्थान का चुनाव, जो प्रोसेस है उसमें पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा, हेडिंग, बड़ा क्वेश्चन आता है तो स्थान का चुनाव। तो उसमें अपन लिखेंगे कि बगीचा एक बहुवर्षीय या बहुत ज्यादा साल या बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वहां पे सोच समझ के चीजें अपने को करनी चाहिए। उसमें निम्न चीजों का ध्यान रखता है या निम्न बातें महत्वपूर्ण होती है, निम्न जो बिंदु है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो पहला मैंने लगाया क्लाइमेट, आगे लिख दिया जलवायु। तो जलवायु में आपको आराम से मैंने समझा दिया किस हिसाब से आप लिख सकते हो कि जहाँ की जैसी जलवायु है वैसे ही सूटेबल प्लांट का जो पौधा है उसका अपने को चूज करना है, तो ही वो अपने को बेटर रिजल्ट दे पाएगा। सेकंड नंबर पे आता है सोइल। फिर अपने को लिखना है स्थान का चुनाव, हेडिंग लगा दी, पहला होगा जलवायु, सेकंड पे अपने को लिखना है सोइल, सोइल या मृदा। अब मृदा क्या होनी चाहिए, वहाँ की मृदा है ना ज़्यादा मतलब कठोर नहीं होनी चाहिए अंदर तक, ठीक है, और अच्छी उस पौधे के लिए होनी चाहिए। उसमें जीवांश पदार्थ अधिक होना चाहिए, उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होना चाहिए, उसकी जो है ड्रेनेज है वो भी ठीक ठाक उसमें रहना चाहिए। भाई आप बगीचा लगा रहे हो तो पौधे के लिए क्लाइमेट सबसे बेस्ट हो गया आपका, जर्मिनेशन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, जो भी उसमें XYZ आगे की प्रोसेस हो रही है। बगीचा लगा रहे हो उत्पादन लेने के लिए तो लगा रहे हैं अपन, या अपन किसी को दिखाने के लिए पड़ोसी को भाई मेरे बगीचा है, वो तो करते नहीं। भाई उससे कुछ अपने को रेवेन्यू लेना है, उससे कमाई करनी है, इकोनॉमिक पर्पज से भी अपन लगा रहे हैं, ठीक है, हर किसी प्रकार से अपने को लाभ लेने के लिए अपन लगा रहे हैं। और लाभ कब देगा बगीचा, जब वो अच्छे से अच्छा उत्पादन दे पाएगा। और उत्पादन देने की पहली शर्त क्या है, वो क्लाइमेट उसके सूटेबल होना चाहिए। सेकंड नंबर, भाई ठीक है मौसम तो उसके अनुरूप हो गया जो आप पौधा सेलेक्ट कर रहे हो। सेकंड चीज आती है अपने पास सोइल, मृदा जो है वो भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तो मृदा में क्या क्या चीजें है, रिक्वायरमेंट है उसकी कि ज़्यादा कठोर परत उसमें ना हो, सब सोइलिंग जो होती है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी अपने आता है उसके अंदर की प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जैविक पदार्थ जो हैं, ठीक है, वो सारे सूक्ष्म जीव जो हैं या उसमें कठोर वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज हो गई सोइल भी उसके अनुरूप होनी चाहिए, जैसा प्लांट है जिसको जैसी सोइल चाहिए वो उसमें मिलनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है आपके ट्रांसपोर्टेशन, इसको बोलते हैं अपन यातायात की व्यवस्था या स्थानांतरण की व्यवस्था। ठीक है मैंने बगीचा लगा लिया, अच्छी सोइल थी और अच्छा क्लाइमेट था, भाई जम के मेरे वहाँ पे अमरूद लगे, जम के मेरे वहाँ पे बगीचे में आंवले लगे,
ट्रोलियां भर भर के, ट्रक भर भर के आंवले लगे। पर वहां पे नजदीक में कोई मंडी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ही नहीं थी मेरे पास कि मैं उसको ले जा सकूं। रोड मेरी खराब थी तो आधा माल तो रास्ते में ही खराब हो गया। और दूसरा, कोई लेने वाला आ रहा है तो वो भी बीच रास्ते से ही चला जाता है कि यार यहाँ से मेरा ट्रक नहीं निकलेगा, या इतनी दूर से मैं लेके आऊंगा तो मेरे फायदा ही नहीं होगा, बेनिफिट ही नहीं होगा। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो रहती है यातायात या स्थानांतरण या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो। ठीक है, समझ गए ये, स्थानांतरण या यातायात व्यवस्था। फोर्थ नंबर पे है लेबर। फोर्थ नंबर पे क्या है? लेबर या मजदूर। मजदूर, ठीक है, लेबर या मजदूर। इसको थोड़ा सा मैं सही से हेडिंग लगा के समझा देता हूँ, क्योंकि टाइम की अपने पास कोई कमी नहीं है। टाइम की अपने पास कितने मिनट की हुई है? अभी 10 मिनट की क्लास हुई है, आराम से पढ़ लेंगे अपन, है ना। एक सेकेंड, इसमें वाइट बोर्ड, हाँ। तो अपन बगीचे के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बगीचा लगाने की विधियां, उससे पहले अपन पढ़ रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। इसमें पहली चीज जो आती है अपने पास वो आती है क्या? सिलेक्शन ऑफ साइट, स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ साइट, आपकी जो साइट है उसका चुनाव। साइट का चुनाव करने जाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे अपन? क्लाइमेट, जलवायु जो आपकी है। सेकेंडरी अपन क्या देखेंगे? सोइल, वहां की मृदा। तीसरी अपन क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन या यातायात। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे अपन क्या देखेंगे? लेबर या मजदूर। अब मजदूरों की अपने को कैसे आवश्यकता पड़ेगी ये चीज देखो। मजदूरों की भाई सीधी सी बात है, इतने मेरे आंवले लग रहे हैं, अगर मेरे फ्रूट इतने ज्यादा लग रहे हैं तो मेरे को तुड़वाने के लिए, उनको मजदूरों की कैरेटों में भरने के लिए, लोडिंग करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। आसपास में कोई रह ही नहीं रहा है, ऐसी जनसंख्या ही नहीं है जो मेरी मजदूरी कर सके, अच्छी रेट पे भी कर सके, तो मेरा माल तो पौधों के ही रह जाएगा, क्योंकि अकेला जो ओनर है वो तो सारी चीजें मेंटेन कर नहीं पाएगा। तो मजदूरों की भी उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं क्या है अपनी हेडिंग। फिर है इरिगेशन, ड्रेनेज और मार्केट। इरिगेशन और मार्केट, इरिगेशन और मार्केट क्या रहता है फिर? पांचवें नंबर पे मेरे पास आता है क्या? सिंचाई, इरिगेशन। और सिक्स नंबर पे मेरे पास आता है मार्केट, बाजार। ये चीजें है ना, अगर सारी वहां पे अवेलेबल, तो मैं वहां पे स्थान का चुनाव कर सकता हूँ, वहां पे मेरा जो बगीचा है वो मैं लगा सकता हूँ। अब मैं किस विधि से लगा रहा हूँ, कौन से फ्रूट का लगा रहा हूँ, वो तो बाद की बातें हैं। पहले हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि स्थान का चुनाव करने में गया तो स्थान के चुनाव में मेरे को क्लाइमेट वहां का देखना है, सोइल मेरे को देखनी है, यातायात देखनी है, इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए वहां पे। सारी चीजें मिल गई, वहां पे पानी ही नहीं है। सपोज दैट इनमें से जो 6 डिमांड है, इनमें से 5 रिक्वायरमेंट मेरी पूरी है, पर 5वें नंबर की जो है कि वहां पे मेरे को सिंचाई की पानी की हमेशा ही दिक्कत रहेगी। तो यार 30-35 साल तक मैं कितना मैनेजमेंट करूंगा? तो पानी जो है वो तो आपको उसकी तो व्यवस्था करनी ही करनी पड़ेगी। तो इरिगेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इतनी सारी चीजें हो गई, तो बेचने ऐसे थोड़ी मैं यहाँ से कर रहा हूँ बेचने दिल्ली ले जाऊँ, तो भी 20,000 मेरा किराया लग जाएगा, मेरे को क्या बचेगा? तो मार्केट भी वहां पे नजदीक होना चाहिए, ले जाने के लिए साधनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, मजदूर भी तोड़ने के लिए होने चाहिए, सिंचाई के लिए जल भी वहां पे होना चाहिए। बात हो गई एक टॉपिक, बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपनी क्या हेडिंग है। सेकंड नंबर है अपनी प्लानिंग। भाई ये इतनी चीजें जब अपने पास आ गई तो सेकंड नंबर है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या है? ये जो लाइन है ना वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और कंपटीशन एग्जाम में आई हुई है कि 10% ऑफ द टोटल एरिया इज लेफ्ट आउटसाइड इनसाइड। ठीक है, जो मैंने ये इतना स्थान का चुनाव किया है, 10 बीघा का मैंने चुनाव किया है, तो इसका 10% कितना हो गया? 10 बीघा का जो भी है आपका 1 बीघा, ये मेरे को खाली रखना है अंदर। मेरे को ये करना है कि मैंने जैसे 10 बीघा का चुनाव किया ना, तो उसका 10% मेरे को खाली जगह रखनी है। अब वो खाली जगह में क्या क्या होगा? उसकी 90% जगह में ही मैं पौधे लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने 10 बीघा खेत लिया, पूरे 10 के 10 में पेड़ ठोक दिए तो भी मेरा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो चीज भी सुनो। तो इसमें प्लानिंग सेकंड नंबर पे आएगा, आपकी योजना। सेकंड नंबर पे क्या डेफिनेशन आपकी, क्या हेडिंग आएगी? योजना। तो इसमें देखो, अब
10% खाली रखना है किन किन के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है भाई, बिल्डिंग भी तो बनेगी, वहां पे ऑफिस भी आप बनाओगे, कोई आपसे मीटिंग करने आ रहा है तो ऑफिस भी आपको चाहिए, रोड्स आपको चाहिए, पाथ्स आपको चाहिए, ट्यूबवेल के लिए जगह चाहिए आपको। ठीक है, ये चीजें हैं, हो गया। फिर उसके बाद में आता है अपने पास क्या, योजना में फेंसिंग उसके करनी है, तारबंदी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आसपास के पड़ोसी कोई नहीं देख पाएगा भाई कि आपके इतना उत्पादन हो रहा है, आप खुद ही नहीं देख पाते हो। रात को थोड़ा सा इधर उधर हुआ, ले चल यार उसके चलते हैं अमरूद तोड़ लाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, या बेर तोड़ लाते हैं, बेर जैसी चीज को नहीं छोड़ते, या आंवले तोड़ लाते हैं, मुरब्बा बनाएंगे बढ़िया, ठीक है, बाढ़ झड़ रहे हैं अपन अच्छे से खाएंगे इसको, तो तोड़ लाते। तो आप जैसे जो चोर हैं उनसे सुरक्षा करने के लिए, आप जैसे जो फर्जी आदमी हैं उनसे सुरक्षा करने के लिए अपने को क्या चाहिए, फेंसिंग या तारबंदी चाहिए। उसके बाद में है प्राइमरी ऑपरेशंस। भाई ये सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी हो गई, ये वाली 10% मैंने खाली छोड़ दिया। उसके बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहला ये पहला हो गया था, है ना, 1 मिनट। अब बात कर रहे हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है, योजना या प्लानिंग। योजना में पहला ही पॉइंट मैंने बताया कि जो जितना आपने हिस्सा लिया उसका 10% आपको क्या छोड़ना है, खाली छोड़ना है। ठीक है, किसके लिए, आपकी इमारत के लिए, बिल्डिंग के लिए, रोड्स के लिए, और जो बीच में रास्ते बनाओगे, पगडंडिया पाथ जो बनाओगे उनके लिए, ट्यूबवेल के लिए, और स्टोरेज के लिए, गाड़ियां जो आएगी उनकी पार्किंग के लिए। 10% खाली छोड़ दिया, 90% पे लगा दिया। अब मैंने ये जगह थी, सारी चीजें उसमें मैच हो रही थी, ये मैंने एक 10 बीघा का खेत ले लिया, मार्केट, ये इधर मार्केट है, ये रोड जा रही है, इधर ये लेबर भी रह रही है, यहाँ पे 10% खाली छोड़ दिया मैंने। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा इसमें, फेंसिंग क्या रहेगी, या जिसको कह सकते हैं तारबंदी या बाड़ाबंदी अपन कह सकते हैं। वो किस लिए भाई, सुरक्षा के लिए, फॉर सुरक्षा के लिए। क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस पे मैं तार खींचूंगा, बगीचा ही बाद में लगाऊंगा, पौधे। अरे तुम तो फूल आने का ही वेट नहीं करोगे, फल आने का, तुम मेरे को पता है ऐसे लोगों पौधे उपाड़ ले जाओगे, पौधे उखाड़ ले जाओगे वहां से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें तारबंदी करूंगा। फिर करूंगा इसमें प्राइमरी ऑपरेशंस, जो यहाँ की सोइल है जो खराब हो रही है उसमें ट्रैक्टर चलवाऊंगा, वो भी तारबंदी करके ही चलवाऊंगा। नहीं तुम्हारे साथी ऐसे हैं ट्रैक्टर का डीजल भी निकाल ले जाएंगे, दिन में खड़ा करके खाना खाने चले गए ना तो ट्रैक्टर का डीजल भी तुम निकाल लोगे, क्योंकि तुम इतने बेरोजगार हो चुके हो, है ना। क्लासेस वगैरह तुम्हें लेनी नहीं है, मैं इससे पहले 7 क्लासेस करवा दिया हूँ, अभी तुम्हें एक स्क्रीनशॉट बताऊंगा, तुम खुद समझ जाओगे क्या चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और फिर कहते हैं कंपटीशन फाइट नहीं होता हमसे, सुपरवाइजर हम नहीं बन सकते, डब्ल्यू नहीं बन रहे हैं हमसे, प्री पीजी नहीं निकल रहा है, जीआरएफ नहीं निकल रहा है, कैसे निकलेगा उसका मेरे को एंड में मैं बताऊंगा वो चीज़, है ना। तारबंदी मैंने कर दी, फिर प्राइमरी ऑपरेशंस है वो हमने कर लिए। उसके बाद में देखो क्या हेडिंग है, रोड एंड पाथ बनाना है, ऑफिस बनाना है, रेजिडेंस बनाना है आपके, जो मजदूर वहां पे आके रहेंगे, आप भी मजदूर ही हो, किसी के बगीचे में, या मैं बगीचा लगाऊंगा तो मैं आपको रख लूंगा, तो आपको रखूंगा तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही सुविधा नहीं दूंगा, आपको अच्छा घर बना के मैं दूंगा, ठीक है। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ही है वाइंड ब्रेक्स, जो वायुरोधी वृक्ष पट्टिकाएं वगैरह जो आप लगाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस दिशा में लगाते हो बगीचे के, नॉर्थ वेस्ट साइड में लगाते हैं। किधर लगाते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साइड में ही लगाते हैं, हमेशा याद रहे, लू से बचाने के लिए या वायु की जो स्पीड है, एयर की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए जो लगाते हैं वो किधर लगाते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड में। इसको कॉपी के ऊपर ऊपर लिख लो या दिमाग में लिख लो कि हमेशा जो वाइंड ब्रेक जो लगाते हैं, जो वायु वृक्ष पट्टिका जो लगाते हैं, वायु अवरोधी वृक्ष पट्टिका जो लगाते हैं वो किस साइड लगाते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड में लगाते हैं। फिर आता है इसमें इरिगेशन चैनल्स, तो इरिगेशन में सबको पता है ड्रिप अगर लगा रहे हैं तो 1.5 से 2.5 प्रेशर रहता है, ड्रिप में कितना 1.5 से 2.5 प्रेशर रखा जाता है। तो ये तो हो गई आपकी प्लानिंग की बात और चार्ट एस्टेब्लिशमेंट की। अब आती है बगीचा लगाने की विधियां, ये यहां तक हो गया। ये किस चीज का है, अच्छा इसको हटाने का है क्या। अब आती है आपके क्या, बगीचा लगाने की विधियां, अपना मेन जो टॉपिक है वो। मेथड्स ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। पढ़ते हैं आराम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, भाग के नहीं जाना है। क्लास थोड़ी बड़ी रहती है ना तो तुम भाग जाते हो, पर मेरे को एक चीज बताओ, कॉलेज में भी तो 1-1 घंटे की क्लासें लगती है, मैं एक टॉपिक को इतना अच्छा डिफाइन करता हूँ, और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है यार, ज्यादा से ज्यादा
कि यहाँ पे तुम्हें है ना जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें तुम्हारे दिमाग में घुसा सकूँ, इसलिए मैं इतना डिफाइन करता हूँ, गला दुखाता हूँ मैं, वरना मैं सीधा भी डायरेक्ट ये विधियाँ पढ़ा के आपको निकल सकता था। पर आप जब पेपर देने बैठोगे तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद रह जाएगी कि यार स्थान का चुनाव करने गया तो मेरे को क्या चीज़ें चाहिए थी, क्लाइमेट चाहिए था, सोइल चाहिए थी, लेबर चाहिए थी, मार्केट चाहिए था, ठीक है, रोड चाहिए थी, यातायात के लिए साधन चाहिए थे। सेकेंडरी फिर मेरे को प्लानिंग करनी थी, प्लानिंग क्या करूंगा, चोर ले जाएंगे, सबसे पहले को मेरे को करनी है फेंसिंग, तारबंदी करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, तारबंदी करके यार ट्रैक्टर लाऊंगा और उसमें जमीन को ठीक करूंगा, सही है वो भी हो गई। फिर वाइंड ब्रेक्स लगाऊंगा मैं उसमें, वायु अवरोधी वृक्ष पट्टिकाएं, जो कि मैं किस साइड लगाऊंगा, नॉर्थ वेस्ट साइड में लगाऊंगा, ठीक है। फिर मेरे को इरिगेशन का मैनेजमेंट करना है, अगर मैं ड्रिप लगाऊंगा तो यार ड्रिप में 1.5 से 2.5 में प्रेशर रखूंगा, तब मेरे पौधे सही होंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर को डायरेक्ट तुम विधियां लिख के आओगे और एक बच्चा वैसे लिख के आएगा ना, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। अब देखते हैं ये चीज, प्लांटिंग सिस्टम एंड हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ठीक है। लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड्स, लेआउट का मतलब होता है रेखांकन, क्या बोलते हैं बच्चों, रेखांकन। किस विधि से मैं लगा रहा हूँ, कैसे उसका रेखांकन करूंगा, कैसे मैं लेआउट करूंगा, तो इसकी 6 विधियां हैं, 6 की 6 में अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। डब्ल्यू के जो नोट्स हैं आपको किस हिसाब से पढ़ाते हैं, हैवी नहीं लेना है ज्यादा चीजों को। तो सबसे पहली जो इसमें विधि है वो है स्क्वायर सिस्टम या वर्गाकार विधि। कौन सी है, स्क्वायर सिस्टम या वर्गाकार विधि। पहले ये चीज पढ़ लेते हैं, सिस्टम ऑफ लेआउट। देखो थोड़ी थोड़ी इनको हिंदी में भी है, आगे है बेटा, इसी पेज से आगे जाएंगे ना, वैसे हिंदी में भी है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना, इंग्लिश स्किप मत करना, बस सुनना चीजों को, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बैठेगा जरूर, ठीक है। सिस्टम ऑफ लेआउट शुड एम एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट। लेआउट क्यों करे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड्स, क्यों इसकी जरूरत पड़ी अपने को। इसकी जरूरत बेटा इसलिए पड़ी क्योंकि अपने को कम जगह में अधिकतम पौधे लगाने हैं, अधिक से अधिक पौधे लगाने, क्योंकि बगीचा अपने लगा क्यों रहे, लाभ लेने के लिए। और लाभ कब ले पाएंगे, जब अधिक उत्पादन लेंगे। और अधिक उत्पादन कब होएगा, जब पौधे भी अधिक रहेंगे। भाई इतनी दूर दूर पौधे लगा दिए, फिर क्या मतलब उस जमीन का, इतनी महंगी जमीन खरीदी थी आपने, आपके तो जमीन है नहीं, है ना। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम पौधे लगाएंगे। एडक्वेटर स्पेस मतलब संतुलित दूरी पे, संतुलित दूरी पे, अच्छी मेंटेन्ड दूरी पे। और वो दूरी किस लिए चाहिए, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रीज, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ट्रीज। जो पौधे को जो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं, पर ऐसी मेंटेनेंड स्पेस पे लगाने हैं अपने को, ऐसी अंतराल पे लगाने हैं कि वो प्रॉपर अपनी ग्रोथ कर सके, उनको किसी प्रकार की कोई जगह की कमी ना पड़े और प्रॉब्लम नहीं हो, और जगह वेस्ट भी अपनी ना हो, ठीक है। इन ऑर्चार्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस द सिस्टम ऑफ लेआउट आर फॉलोइंग, कि उसमें जो ये देखो इंश्योर ये भी उसमें होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, श्योर होना चाहिए कि मैं उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस जो करूंगा, कल को ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी पड़े, तोड़ना पड़े पौधे को, जो प्रकाश जो चाहिए वो चीजें हो, दवाई मेरे को स्प्रे करना, तो एक दूसरे में ना घुसे पौधे, जो मेरे इंटरकल्चर जो ऑपरेशंस हैं वो सक्षम हो बिल्कुल आसानी से। इसलिए अपन पौधे को दूरी लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करने की जरूरत पड़ी। नहीं तो पहले जंगलों में ऐसे ही पौधे उग जाते थे, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई कल्चर ऑपरेशन करता था, ना उनका कोई ऐसा पर्पज होता था। अब अपन प्रोफेशनली लगा रहे हैं, कॉमर्शियल रूप से बगीचा लगा रहे हैं, तो उसमें पौधों की जगह आपको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। पहली विधि देखते हैं, फर्स्ट स्क्वायर सिस्टम या वर्गाकार विधि। अब वर्गाकार क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सबको पता है। इसमें क्या है, वर्ग किसको कहूंगा मैं, ये क्या है, एक वर्ग बन गया। वर्ग कैसे बन गया, ये जो यहां से यहाँ की जो दूरी है वो, और जो यहां से यहाँ की दूरी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें समझो, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर या इस प्रणाली के अंदर, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे अपन प्लांट्स को लगाते हैं। वाट एवर मे बी द प्लांटिंग डिस्टेंस, जो इसके है वो ही उसमें डिस्टेंस रहेंगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम। यहाँ से पहला ही क्वेश्चन आता है कि वर्गाकार विधि जो है सबसे मोस्ट कॉमन, सामान्य विधि है और सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, सबसे सरल विधि है, मोस्ट कॉमन विधि है, ठीक है। इजी टू ले आउट एंड परमिट्स इंटरक्रॉपिंग एंड कल्टीवेशन इन 2 डायरेक्शंस। क्या है इसका मतलब, देखो इजी टू लेआउट, लेआउट रेखांकन जो करने के बिल्कुल इजी विधि है, ये लो सीधा चारों कोनों पे लगा दिए,
फिर मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया येलो, इसके दो कोणों पे तो पहले लगे हुए थे, दो पे फिर लगा दिया, फिर यहाँ से बनाया, यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ पे फिर लगा दिया। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, और ये तो गया पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है, इसको ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, घुमा के अपन लेंगे कैसे भी। और एक हो गया लाइन टू लाइन की दूरी। अगर मैं इसको पौधे से पौधे की दूरी मानता हूं कि ये पौधा और ये पौधा, इसके बीच की जो दूरी है ना, वो इस लाइन और इस लाइन के बीच के बराबर है। तो इसमें प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी समान रहती है। और चार पौधे मिलकर एक वर्गाकार आकृति का निर्माण करते हैं, एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं। सबसे सरल विधि है, लेआउट इसका सबसे आसान है, मोस्ट कॉमन विधि है। डन, कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम या इसको कह सकते हैं अपन आयताकार। अब आयत में और वर्ग में क्या फर्क होता है, देखो ये तो हो गया मेरा वर्ग और ये हो गया मेरा आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होता है भाई, आमने से, यही पढ़ा है मैंने तो शुरू से पर चौथी पांचवी में आयत की डेफिनेशन पढ़ते, वर्ग की जिसकी चारों भुजाएं समान हो। वर्ग को क्या कहते थे, स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको स्क्वायर कहेंगे। और जिसके आमने सामने की भुजाएं, ये वाली और ये वाली बराबर है और ये वाली और ये वाली बराबर है, तो उसको क्या कहूंगा, आयत कहूंगा, रेक्टेंगुलर सिस्टम कहूंगा। इन दिस सिस्टम ट्रीज आर प्लांटेड ऑन ईच कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर। एक आयत रूपी संरचना बनती है, उसके कोणों पे लगाते हैं। दिस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रोज इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ट्रीज इन ए रो। क्या होगा इसका, देखो द डिस्टेंस, जो दूरी है वो बिटवीन किन किन के बीच में, टू रोज मोर देन, दो लाइनों की दूरी, मोर देन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ट्रीज इन ए रो। प्लांट से जो प्लांट की दूरी है उससे मुकाबला अपन देखें तो जो रो टू रो, लाइन से लाइन की दूरी है वो ज्यादा रहेगी। इसमें वो ज्यादा कैसे रहेगी, अब देखो मैंने कहा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं मैं बराबर कर रहा हूं, ये आमने और ये सामने, ये बराबर हो गई, ये आमने और ये सामने, ये बराबर हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है, प्लांट टू प्लांट की दूरी तो कम है और रो टू रो ज्यादा है, ठीक है। ये मेरा 1 नंबर प्लांट, ये मेरा 2 नंबर प्लांट, ये मेरा 3 नंबर प्लांट, ये मेरी रो नंबर ए और ये हो गई रो नंबर बी, ये वाली, ये हो गया फिर प्लांट नंबर 3, ये हो गया 4। तो इसमें ये और ये जो दूरी है, प्लांट टू प्लांट की दूरी है, वो कम है मुकाबले बिटवीन किसके, रो टू रो की दूरी के, ठीक है, लाइन टू लाइन की दूरी से। समझ गए, बस यही चीज इसमें समझने की। द वाइडर रो स्पेस परमिट इजी इंट्राकल्चर एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस। इसमें भी जो आप इंट्राकल्चर, अंतरा सेशन क्रियाएं वगैरह कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम, बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा इसमें से क्वेश्चन आता है। अब ये जब मैं ये पूरा बता दूंगा ना, 6 विधियां इंग्लिश में, फिर इनको हिंदी में बताऊंगा, तब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि वो कंपटीशन वाली बात प्लस क्वेश्चन आता है तो कैसे करके आना है कि पूरे 15 में से 15 नंबर अपने को मिल ले। हेक्सागोनल सिस्टम, इसको हाई डेंसिटी प्लांट, HDP, हाई डेंसिटी प्लांट होता है, अधिक सघनता से पौधे उगाते हैं, उसके लिए भी इसको काम में लेते हैं, हेक्सागोनल मेथड को। हिंदी का भी अभी सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको। षटकोण विधि जिसको बोलते हैं। इन दिस मेथड द ट्रीज आर प्लांटेड, लगाए जाते हैं, इन ईच कॉर्नर एज ए इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है, षटकोणीय जो अपन है कह सकते हैं इसको। इन दिस वे 6 ट्रीज फ्रॉम ए हेक्सागोनल, षटकोणीय है, हेक्सागोनल है 6, सट का मतलब क्या होता है 6, तो 6 ट्रीज मिलके एक षटकोण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हेक्सागोनल का निर्माण करते हैं। इन द 7th ट्री आर द सेंटर, और जो 7वां पौधा जो इसमें रहता है, भाई 6 पौधे मिलके 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम, ये देखो ये बन गया, 6 पौधे हो गए, 6 पौधे मिलकर हेक्सागोनल आकृति का निर्माण। 7वां जो पौधा लगता है वो कहाँ लगता है, इसके सेंटर में लगता है। और हमेशा याद रखना, जो एक्स्ट्रा प्लांट लगाते हैं, 7वां पौधा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिलर प्लांट या पूरक पौधा। और क्वेश्चन आया था कि बेस्ट फिलर प्लांट कौन सा है, ये सबसे अच्छा पूरक पौधा कौन सा होता है। तो उसमें जो छोटे पौधे हैं, कम समय में अपने को फ्रूट दे देते हैं, उत्पादन दे देते हैं, और उनको हटा भी सकते हैं, ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो है। तो इसमें आपके आएगा पपीता है, केला है, इसमें आता है, पपीता भी आता है, लहसुआ भी इसमें आता है, ठीक है, ये फिलर प्लांट के उदाहरण में आते हैं। इन दिस सिस्टम अकोमोडेट्स 15% मोर, ठीक है, 50% मोर ट्रीज देन स्क्वायर सिस्टम। ये JRF में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये बहुत इजी लाइन लग गई है, यहाँ पे हिंदी में पढ़ेंगे तो, इंग्लिश वालों को तो बिल्कुल ठीक है।
कि ये जो विधि है हेक्सागोनल जो विधि है या षटभुजाकार जो विधि है उसमें क्या होता है 15% पौधे ज्यादा लगते हैं किससे, स्क्वायर सिस्टम से। किससे भाई, स्क्वायर सिस्टम से 15% पौधे अधिक लगते हैं। अब बात करते हैं क्विनकक्स या पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार या क्विनकक्स विधि। डायगोनल या क्विनकक्स सिस्टम या फिल्लर प्लांट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्लर, FILLER, फिल्लर प्लांट सिस्टम। अब इसमें देखो इन दिस स्क्वायर मेथड, बट ये भी एक स्क्वायर मेथड का उदाहरण है, बट लेकिन विथ वन मोर प्लांट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये भी स्क्वायर मेथड का ही उदाहरण है सेम, पर इसमें क्या होता है एक फिल्लर प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा सेंटर में उस स्क्वायर के में लगाया जाता है। इन दिस अकोमोडेट डबल द नंबर ऑफ प्लांट्स बट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल स्पेसिंग। इसमें उस विधि से दुगने पौधे लग सकते हैं। हेक्सागोनल में कितने लग रहे थे, ओनली 15% अधिक लगा रहे थे स्क्वायर सिस्टम से, ठीक है, 15% अधिक पौधे लगा रहे हैं। 6 पौधे मिलकर एक षटकोण का निर्माण कर रहे थे, 7वां पूरक पौधा अपन उसके सेंटर में लगा रहे थे। पूरक पौधा किसे कहते हैं, जो सेंटर में लगाया जाता है कम समय के लिए, पहले उत्पादन लेने के लिए, बगीचे को अपने को रेगुलर रखने के लिए। तो उसके उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया, पपाया है आपके, ठीक है, बेस्ट में बील भी आता है। अभी आ गई अपने क्विनकक्स या पंचभुजाकार विधि या फिल्लर प्लांट सिस्टम। इसमें स्क्वायर सिस्टम जैसा ही कुछ सीन है, बस एक प्लांट जो है बीच में लगा देंगे और इसमें क्या होता है डबल, उससे कितने लगभग दुगने पौधे इसमें लगते हैं। दिस सिस्टम कैन बी फॉलोड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द परमानेंट ट्रीज इज द मोर देन 10 मीटर। जो परमानेंट ट्रीज हैं उनकी बात इसमें हो रही है, वो सबसे ज्यादा सुटेबल फिल्लर प्लांट्स आर, ये देखो आई गई ना लाइन, सुटेबल फिल्लर प्लांट्स पूरक पौधों के रूप में गवावा, किन्नो, बनाना, पोमोग्रेनेट और पपाया। ये आया था, मैं तभी इसको बार बार कह रहा हूँ। पपाया जो पपीता है फिल्लर प्लांट के लिए अच्छा है, अमरूद भी अच्छा है, किन्नो भी अच्छा है, बनाना भी अच्छा है, पोमोग्रेनेट एंड फालसा। अब आता है ट्रायंगुलर मेथड। कौन सा है, ट्रायंगुलर मेथड, त्रिकोण वाला। ट्रायंगुलर सिस्टम इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल, मोस्टली यूज ऑफ HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग है आम के अंदर। HDP कौन सी किस्म में यूज लेते हैं, आम की आम्रपाली जो सबसे छोटी किस्म है, बोनी किस्म है, उसमें प्लांट कितनी दूरी मेंटेन रखते हैं, 2.5 से 2.5 मीटर ट्रायंगुलर सिस्टम में, ठीक है। ये आम्रपाली की याद रखना, बाकी जब आम अपन पढ़ेंगे वहां मैं डीपली इसको पढ़ाऊंगा। अक्यूमेडेट 11% लेजर ट्रीज पर हेक्टेयर देन स्क्वायर सिस्टम। इसमें क्या 11% या 10 से 11% पौधे कम लगते हैं किससे, स्क्वायर सिस्टम से, ठीक है। और वहां पे क्या था, हेक्सागोनल जो थी अपनी षटभुजाकार जो थी उसमें 15% पौधे अधिक लग रहे थे, और डायगोनल जो थी पंचभुजाकार या फिलर प्लांट सिस्टम थी उसमें स्क्वायर मेथड से कितने, लगभग 2 गुना पौधे ज्यादा लग रहे थे। और इसमें अपने कितने लग रहे हैं, ट्रायंगुलर में लगभग 10% पौधे कम लग रहे हैं। ये तीनों चीज याद रहनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं कंटूर सिस्टम। कंटूर सबको पता है, आपके हिल एरियाज जो हैं, आपकी पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, समतल एरिया जो नहीं है, उनके अंदर अपन क्या करते हैं, हिल सिस्टम का यूज करते हैं। दिस सिस्टम इज द जनरली फॉलोड ऑन द हिल्स, पर्वतों पे, पहाड़ियों पे, विथ अनड्यूलेटेड ट्रोफोग्राफी टू मिनिमाइज लैंड इरोजन एंड कंजर्व सोइल मॉइस्चर। जो ऐसे ऐसे पहाड़ या हल्की फुल्की ढलान वाले या त्रिकोण वाले क्षेत्र हैं, वहां पे क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। उससे क्या फायदा होता है, वहाँ की जो ट्रोफोग्राफी है, लैंड इरोजन जो है, वहाँ का सोइल इरोजन जो है उसको कम कर सकते हैं, वहाँ की नमी को संरक्षित कर सकते हैं और उस भूमि का सदुपयोग अपन कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम प्लांट्स आर प्लांटेड अलोंग द काउंटर अक्रॉस द स्लोप के अनुसार लगाए जाते हैं। द प्लांटिंग डिस्टेंस में भी नॉट बी यूनिफॉर्म। इसके अंदर जो प्लांटिंग यूनिफॉर्म है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट की जो दूरी है वो मेंटेन्ड नहीं रहती है। कितनी भी दूरी पे अपने ढलान के हिसाब से, अपनी पहाड़ी की आकृति के हिसाब से अपन लगा सकते हैं। अब आता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP, जो एप्पल वगैरह में यूज करते हैं, इंग्लैंड से चालू हुआ था। अब आते हैं हिंदी मीडियम वालों को, सीधा सा अगर पढ़ते हैं तो, बाग लगाने या बगीचा लगाने की विधियां, मेथड्स ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, यही तो टॉपिक है आज का अपना, है ना। थोड़ा रेस्ट करते हैं, तब तक आप एक बार इसको देख लो। चलो करते हैं शुरू। पहला ही मैंने बताया वर्गाकार विधि है, स्क्वायर सिस्टम सबसे सरल, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड इजी मेथड। एंड इसका जो उसको क्या बोलते हैं, लेआउट है, वो बहुत क्या होता है, लेआउट जो है इसका वो क्या होता है, बहुत इजी होता है।
बहुत आसान होता है। एक वर्ग बनाया, चारों कोने पे लगा दिए, ठीक है। राजस्थान में ये विधि ज्यादा प्रचलित है। पौधों से पौधों की दूरी व कतार से कतार की दूरी बराबर होती है, ठीक है। सेकंड थी अपनी आयताकार या रेक्टेंगुलर मेथड। पौधे से पौधे की दूरी व कतार से कतार की दूरी समान नहीं होती है। क्यों बेटा? क्योंकि आयत किसको कहते हैं, उसमें आमने सामने की जो लाइनें हैं वो बराबर होती है, ना कि चारों बराबर होती है। त्रिभुजाकार विधि, ट्रायंगुलर, इसमें क्या है, इस विधि में पौधे तिरछे लगाए जाते हैं। हाई डेंसिटी प्लांट के लिए अच्छी है। और ये किस में करते हैं, आम की आम्रपाली किस्म में 2.5 × 2.5 उसमें दूरी रखते हैं। फिर आती है षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल मेथड। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगते हैं। मैं पहले से बता चुका हूं, इसे समत्रिभुज विधि भी कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पादप उगाए जाते हैं। ये मोस्ट ओपन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था, अब की बार भी आया था हॉर्टिकल्चर प्री पीजी के अंदर, कि ऐसी कौन सी विधि है और चार्ट एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा मेथड है जिसमें स्थायी पौधे सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, हेक्सागोनल मेथड। क्योंकि जो मैंने एक चीज बताई कि स्क्वायर सिस्टम से लगभग कितने पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं, इसमें 15%, इसमें हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में या षटभुजाकार में। फिर अपने पास आई थी फिल्लर प्लांट वाली, पूरक पौधा विधि, फिल्लर प्लांट वाली, क्विनकक्स। इसमें क्या था, एक बीच में पौधा लगाते हैं, पर इसमें कितने पौधे, दुगना। स्क्वायर सिस्टम से लगभग दुगने पौधे लगाते हैं, पर इसमें दुगने लगा दिए तो सबसे ज्यादा पौधे तो इसमें लग गए। पर वो क्या थे, फिल्लर प्लांट थे, पूरक पौधे थे, परमानेंट पौधे नहीं थे, उनको हटा देंगे। यहाँ पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, सोचना कि सबसे ज्यादा परमानेंट पौधे किस में लगते हैं, तो वो लगते हैं हेक्सागोनल मेथड में, ठीक है। फिर आती है आपकी सर्वाधिक स्थायी पौधे उगाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचभुजाकार विधि। वर्गाकार विधि की तुलना में 1.5 से 2 गुना पौधे लगाए जाते हैं। सर्वाधिक अस्थायी, ये देख लो, सर्वाधिक अस्थायी, इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें क्या लगाते हैं, फिल्लर प्लांट जो लगाया जाता है, पूरक पौधा जो लगाया जाता है, और पूरक पौधा बगीचे में एक्स्ट्रा इनकम के लिए लगाया जाता है, कुछ टाइम के बाद उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक कंप्लीट। अब यार इतना बड़ा टॉपिक था, इतनी हेडिंग्स है, कंटिन्यू में 35 मिनट तक आपको समझाया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ा हमने लेक्चर किया, और इतना तो बनता भी है इस टॉपिक के अनुसार, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, वो चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। एक क्वेश्चन तो आएगा यहाँ पे, और चार्ट एस्टेब्लिश्ड की जो प्लानिंग है उसको समझाइए। बगीचा लगाने की योजना व लगाने की विधियों को विवरण से समझाइए। ये आएगा आपके 15 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे करना है, वो स्थान का चुनाव वाला और वो करके फिर 6 की 6 विधियां लिखनी है, चित्र आप बना सकते हो। सेकंड इसमें क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन में अगर 6 नंबर के में क्वेश्चन आता है, तो आता है बगीचा लगाने की षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल जो मेथड है उसको समझाइए सचित्र, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है। अगर और कम नंबर के में या ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आता है 1 नंबर के में, तो क्या आएगा, सर्वाधिक स्थायी पौधे, परमानेंट प्लांट लगाने वाली विधि है, फिर नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। यह आएगा सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगने वाली विधि है, फिल्लर प्लांट विधि है। या क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि वर्गाकार विधि जो है, मोस्ट कॉमन विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि है। या क्वेश्चन आएगा कि हेक्सागोनल में वर्गाकार की अपेक्षा कितने % पौधे लगाए जाते हैं, अधिक, 15% अधिक, ठीक है। यह आएगा कौन सी विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा डबल पौधे लगाए जाते हैं, कौन सी में लगाए जाते हैं, पंचभुजाकार विधि में या आपकी जो डायगोनल मेथड है उसके अंदर। तो ये तो हो गया आज का अपना टॉपिक कंप्लीट। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो अब सबको ईमानदारी से बताना जिन्होंने जाके इससे पहले के 7 लेक्चर देखे हैं ना, वो, क्योंकि 8वां मैंने करा दिया, 9वां लेक्चर में तभी करवाऊंगा जब इन पे अच्छा फीडबैक आएगा। और अच्छा फीडबैक मैं अब बता देता हूँ। मैंने एक चीज कही थी अभी कि कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है,
कंपटीशन बढ़ नहीं रहा है, बढ़ क्या रही है, हवाबाजी बढ़ रही है। कैसे मैं इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा था, कितना पढ़ा था मैं यही बता देता हूँ। यूजी के बच्चे, भाई तुम ही तो कल को जाके कंपटीशन फाइट करोगे, WO या प्री PG JRF, ठीक है। अब तुम्हारी हालत में बता देता हूँ, हकीकत जो तुम्हारी है वो देखना अभी। दिख रहा है क्या सब? सॉरी, एक मिनट। हम्म इसमें जूम का ऑप्शन ये रहा, ज़्यादा जूम हो गया। जो फर्स्ट वीडियो था, मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी। बच्चे कह रहे थे आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाई, हम क्लासें कैसे देखें, हमको क्लासें नहीं मिल रही है, ठीक है। ये मैंने प्लेलिस्ट बना दी। अरे यार, हाँ अब इसमें देखना तुम, टॉपिक फर्स्ट, ठीक है। सारे टॉपिक मैंने अपडेट कर दिए प्लेलिस्ट में, जैसे ही जाओगे आपको मिल जाएगी। टॉपिक फर्स्ट पे आप जाओगे, 32 मिनट का था, इसमें 20,000 बच्चों ने देखा है। कितने बच्चों ने देखा है भाई? 20,000 बच्चों ने इसको देखा। 1 महीने पहले मैंने एक क्लास डाली थी। फिर मैं जब सेकंड टॉपिक इसका डालता हूँ 57 मिनट का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस सीरीज का, उसको देखा 11,000 बच्चों ने। पढ़ने वाले कितने कम हो गए? शुरू शुरू में जोश था हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, मेरी सब्जेक्ट की नहीं, सभी की यही है, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स की कर रहे हो। सेकंड में कितने हो गए? 11,000। 9,000 बच्चे क्या हुए यहाँ पे? टूट गए। और इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है, आता नहीं, आएगा ही, आएगा ही, 101% आएगा। तो कितने बच्चे कंपटीशन से दूर हो गए? 9,000। कंपटीशन कितने रहा? 11,000 बच्चों में। फिर देखना नेक्स्ट जो वीडियो था, थर्ड जो अपना टॉपिक था, उसको देखा सिर्फ 4,000 बच्चों ने। फिर कितने कम हो गए? 5-7,000 बच्चे। अब 4,000 बच्चों ने ही देखा। अब उसके बाद में देखना, चौथा जो टॉपिक था वो कितने बच्चों ने देखा भाई? 3,600 बच्चों ने। 400 बच्चे फिर यहाँ पे आउट हो गए, मतलब हार मान ली उन्होंने, या नहीं पढ़ना चाहते थे, या फिर वो एक्सक्यूज तैयार करने लग गए, बहाने तैयार करने लग गए कि मेरे को पापा को जब हॉर्टिकल्चर बैक आएगी या OGPA जब मेरी कम बनेगी तो क्या एक्सक्यूज देना है, सर को क्या एक्सक्यूज देना है, अपने यार दोस्तों को क्या एक्सक्यूज देना है, मेरे क्लासमेट्स जो हैं उनको क्या एक्सक्यूज देना है कि मैं क्यों तुमसे पीछे रह गया। तो उसके लिए रेडी हो रहे थे बच्चे यहाँ पे। 400 बच्चे और यहाँ पे मेरे आउट हो गए। अब मेरी मेहनत देखो तुम, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज कहा थी, जब तक किसी न किसी के ये चीज काम में आती रहेगी ना। ये बहुत स्लो काम कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे 3,600 थे, फिर यहाँ पे कितने हो गए? 3,200। फिर 400 बच्चे इसमें कट गए हैं भाई। फिर से 400 बच्चे हार मान लिए, डूब गए हैं। अब देखो 5वें टॉपिक तक आते, ये एक सिर्फ एक हॉर्टिकल्चर जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। अगर यही बात अगर मैं बात करूँ आपके लिए कोई ऐसा केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, तो तुम कुछ भी नहीं देखोगे। फिर बात करते हैं अपन, ये देखो यहाँ पे 6वां लेक्चर जो 1 घंटे मैंने मेहनत करके बनाया, उसमें यहाँ पे 3,200 थे, यहाँ पे कितने बचे? 1,400 बच्चे। 14 दूनी 2,800, मतलब उसके 50% भी नहीं बचे, 1,400 बच्चे। फिर बात करते हैं अपन अपने लास्ट जो लेक्चर था, 7वां लेक्चर, जो इससे पहला लेक्चर अपना, उस पे बचे हैं 1,000 बच्चे, ओनली 1K व्यूज। 400 बच्चे फिर चले गए। अब तुम जब ये हॉर्टिकल्चर तुम्हारे बेसिक्स में ये हालत हो रही है, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो, रेगुलर क्लासेस ही नहीं लेना चाहते हो, और फिर तुम कहते हो हमसे JRF फाइट नहीं होता, हमसे सुपरवाइजर नहीं निकल रहा, बेटा ऐसे तो निकलेगा भी नहीं। तो सही बात यह है, जाके पुराने वीडियोस चेक करो। आगे मैं पूरी प्लेलिस्टेस करवाऊंगा, मैथ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अब एग्रोनॉमी की सीरीज चालू करूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस तुम मेरे साथ नहीं खड़े हो। अरे तुम मेरे साथ बैठ भी जाओ ना तो भी बहुत अच्छा कर लोगे, पर तुम तो ना तो मेरे साथ खड़े हो रहे हो ना बैठ रहे हो, तुमको तो भगना है। क्या करना है? भगना है। तो भाई देखो, भगने से काम चलेगा नहीं तुम्हारा। तो मैं कह रहा हूँ अच्छे से मेहनत करो यार, अच्छा पढ़ो, और सारी चीज़ें जो है मेंटेनेंट रखो। OGPA वगैरह आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो ऐसी होनी चाहिए। MSc में किसी कॉलेज में जाओ ना तो क्या यार बंदा पढ़ गया है, ऐसे गोलीबाज नहीं है बंदा, ठीक है। तो जाके ये जो 7 के 7 क्लासेज हैं वो देखो, 8वीं क्लास कंप्लीट करो, आगे की मैं क्लासेस देता रहूँगा। और एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ छोटा हूँ कोई नहीं,
इन क्लासेस को जब भी देखते हो तो लाइक कर दिया करो, मेरे को कमेंट्स करके चीज़ें बताया करो क्या दिक्कत है। हिंदी मीडियम वाले पुरानी क्लासेस देख लो जाके, वो भी बहुत अच्छी है। और शेयर जो है वो बिल्कुल आप करते ही नहीं हो। आपके जितने कॉलेजेस के ग्रुप हैं, जितने आपके यार दोस्त क्लासमेट्स, प्यार आपका, जो आपकी सोना बाबू मोना, उसको भी कहा करो तुम कि जा पहले क्लास देख के आ भैया की, तभी मैं तेरे से आज शाम को बात करूंगा। या जो तुम देख रही हो वो भी कहा करो उससे, आपके जो भी है आपका निब्बा निब्बी कुछ भी, कि भाई तू जा पहले, भाई तो मत कहना कि तू जा पहले, पहले सर की 8 की 8 क्लास देख, तभी मैं शाम को वीडियो कॉल करने वाली हूँ, नहीं तो नहीं। कुट्टा, ठीक है, खत्म मामला। तो पढ़ाई, क्योंकि मेन मोटिव आप जो आप गए हो कॉलेजेस में, ज्वाइन किए, फीस दी है, एंट्रेंस दे के गए हो, माता पिता ने भेजा, उसका मेन मोटिव है पढ़ाई। और पढ़ाई मैं करवा रहा हूँ, फ्री में करवा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ओके, मिलते हैं आगे की क्लासेस में।